नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं BS का भोजन, उसका पार्ट 4 लेकर के आए हुए हैं। यदि इसके पहले आपने पार्ट 1, 2, 3 को नहीं देखा है तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा। ये सभी पार्ट से लगभग एक प्रश्न आएंगे ही आएंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका जैक JCERT के किताब से बना हुआ है, ठीक है। तो आप सभी भोजन को अवश्य देख लीजिएगा। और इसके अभी और भी पार्ट होंगे, क्योंकि भोजन पार्ट जो है वो बहुत ही बड़ा है और यहाँ से लगभग 5 से 6 प्रश्न भोजन पार्ट से आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी को यहाँ पर अवश्य रूप से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, पौधों से प्राप्त भोजन के आधार पर, ये यहाँ पर है पादप से प्राप्त भोजन और जंतु से प्राप्त भोजन, ये 2 आधार पर आपका सिलेबस बनाया हुआ है। तो यहाँ पर पौधों से प्राप्त भोजन के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे और उसके पहले कुछ सैद्धांतिक प्रश्न जो है सिद्धांत थ्योरेटिकल, उसको भी हम लोग देख लेंगे, जिससे कि यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को समझने में आपको बेहद आसानी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पौधों से प्राप्त भोजन के आधार पर पौधों को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पौधे भी 2 प्रकार के हैं जो प्रमुख 2 भाग में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं स्वपोषी और एक को कहते हैं परपोषी, ठीक है। स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी कौन होते हैं? तो वे पौधे जो क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न इसी प्रकार से आता है कि वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। जैसे कौन हो जाएंगे इसमें? तो सभी प्रकार के हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी का उदाहरण होते हैं। सभी प्रकार के हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी का उदाहरण होते हैं। याद रखिएगा, हरा पौधा ये क्या है? स्वपोषी है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपने भोजन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए परपोषी किससे कहते हैं? पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और वे अपने भोजन के लिए अन्य पौधे तथा पशुओं पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। कौन से पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं वो परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। परपोषी को 2 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहीं से प्रश्न आते हैं, परपोषी वाले जो होते हैं यहाँ से एक प्रश्न आपके रहते हैं। और ये जो आपका चैप्टर है, यहाँ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 2 प्रश्न रहेंगे। आपको जो जेटेट का परीक्षा होगा तो ये जो टॉपिक आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ से 2 प्रश्न रहेंगे, इसलिए इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आप देख लीजिएगा, ठीक है। और जो प्रश्न आया हुआ है वो भी आपको हम यहाँ पर बता देंगे। और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में जहाँ जहाँ से पूछा गया वो भी इसमें इंक्लूड है। इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, मृतजीवी और परजीवी। परपोषी 2 प्रकार के होते हैं, एक मृतजीवी परपोषी होते हैं और एक परजीवी परपोषी होते हैं, ठीक है। मृतजीवी में कौन होते हैं? तो वे पौधे जो अपना भोजन अन्य प्राणियों के मृत तथा अपघटित शरीर से प्राप्त करते हैं, ठीक है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? तो मृत प्राणी या जो सड़ गल गया है उसको खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग मृतजीवी कहते हैं। जैसे कवक, फफूंद और मशरूम। कवक, फफूंद और मशरूम, ठीक है। ये क्या है? तो ये आपका मृतजीवी में आते हैं। याद रखिएगा, कवक, फफूंद और
मशरूम, ये किस में आते हैं? तो मृतजीवी में आते हैं। याद रखिएगा, आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए हमने इन तीनों उदाहरण को यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है। परजीवी में क्या होते हैं? पौधे जो अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से करता है। ठीक है, पौधे अपना भोजन करते हैं, लेकिन मृत प्राणी ने कौन सा? जीवित प्राणी, जो जिंदा है उसी प्राणी के शरीर से करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल, मिसलीटो या बांदा। ठीक है, अमरबेल जो होता है वो परजीवी होता है। अमरबेल को शायद आप लोग जान रहे होंगे, नहीं जान रहे हो तो देख लीजिएगा। ये अमरबेल कौन होता है? अमरबेल परजीवी पादप का उदाहरण है। ये अपने लिए क्या करता है? अपना भोजन हरा पेड़ पौधों से प्राप्त करता है। देखिए, आप देखे होंगे ये जैसे हरा पेड़ पौधे हैं, इसके ऊपर देखे होंगे आप, कोई छोटा छोटा जाली टाइप का लोग पौधा फेंक देता है। तो ये क्या करता है कि इससे अपना पौधा, इससे अपना पेड़ पर अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए, लटका हुआ रहता है, पीला टाइप का होता है। ठीक ना, ये अमरबेल है, इससे प्राप्त करते हैं। कभी कभी देखिएगा जब इसका संख्या ज़्यादा हो जाता है तो ये पेड़ भी सूख जाता है। तो बहुत लोग अभी क्या करते हैं, पेड़ सुखाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। लोग अमरबेल को डाल देते हैं, जिससे उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, और जब इसकी संख्या बढ़ता है तो धीरे धीरे उसको चूस लेता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो अमरबेल जो है परजीवी पादप का उदाहरण है। चलिए अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके पहले आपने यहाँ पर पार्ट 1, 2 और 3 से 42 प्रश्न को बना चुके हैं। आपका 43वां प्रश्न ये पार्ट 4 का स्टार्ट हो रहा है। आप सभी एक बार अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री कहलाता है। भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री कहलाता है। सूखी पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ, सूखी लकड़ी या हरी लकड़ी। ठीक है, ये देखिए आपका आया हुआ है एमपी टेट यानी मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2016 में पूछ दिया गया था। ठीक है, तो भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो सूखी पत्तियां जो होती है ये भोजन नहीं बना सकती हैं, सूखी लकड़ी भी नहीं बना सकती, हरी लकड़ी भी नहीं। ये पत्तियां, हरी पत्तियां जितनी भी होती है वो भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है, कहा जाता है। हरे पौधे की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको कहा जाता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, देखिए जो हरे पौधे होते हैं, आप हरे पौधे उसकी पत्तियां को आप देखते होंगे। ठीक है, इस तरह से अगर पत्ती है देखते होंगे तो इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है। वो संरचना क्या कहलाता है? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ए और बी दोनों कौन। ठीक है, तो ये जो है देखिए क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। और क्लोरोप्लास्ट को दूसरा नाम में हरित लवक भी जाना जाता है। तो देखिए बहुत सा कंफ्यूज करता है प्रश्न, इसीलिए आपको हम यहाँ पर दिए थे। क्लोरोप्लास्ट का ही नाम हरित लवक भी है। ठीक है, ये कहाँ पर आया? तो छत्तीसगढ़ टेट, सीजी टेट 2014 मतलब छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया प्रश्न है, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें एक हरे वर्ग का वर्णक पाया जाता है, और उसको क्या कहते हैं? बिहार टेट 2023 में प्रश्न पूछा था। क्लोरोफिल कहते हैं, सोलर कहते हैं, परत कहते हैं या कोई नहीं। ठीक है, तो हरे रंग का जो वर्णक पाया जाता है उसका नाम क्लोरोफिल है। हरे पत्तों में एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है सिर्फ हरे पौधों में, सिर्फ जंतुओं में, दोनों में या कोई नहीं। ठीक है, देखिए ये छत्तीसगढ़ टेट 2013, एमपी टेट 2019 और यूपी टेट 2016 यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, पूछा गया था। तो क्लोरोफिल सिर्फ हरे पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है, दोनों में नहीं, कोई नहीं। यानी क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? सिर्फ हरे पौधों में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के लिए उनको सूर्य का प्रकाश का जरूरी पड़ता है। ठीक है, क्लोरोफिल का जरूरी पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरी पड़ता है और जल का पड़ता है। ठीक है, इन सभी का उपस्थिति के बाद जब होता है तो वो भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने का यह प्रक्रम क्या कहलाता है? प्रकाश वर्णन, ये फिजिक्स का है, प्रकाश विक्षेपण फिजिक्स का है, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, जो जीव विज्ञान में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण। अब आपको बता देते हैं कि ये पाठ आपको कहाँ मिलेगा पढ़ने को। तो ये पाठ जो आपको देखिएगा जैक का किताब होगा, क्लास 7 ले लीजिएगा, क्लास 7 विज्ञान, बता दे रहे हैं। अगर आपको नोट्स नहीं लेने का मन है तो आप किताब में वहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्लास 7 विज्ञान का
एक्सरसाइज 1 में ये सारा प्रश्न आपको मिलेगा। लेकिन हम तो देखिए आपके लिए यहाँ पर वहाँ का तो करवाते ही हैं, बीच बीच से सारे इतना प्रश्न को निकाल देते हैं कि आपको अगर JCRT में कहीं से पूछ रहा है तो समझिए कि इस नोट से आ रहा है, बाहर से नहीं जा रहा है, ठीक है, बाहर से जाता ही नहीं है। तो ये देखिए आपको पूछा गया था MP टेट 2016 में, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया था, ठीक है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वपोषण, परपोषण, कोई नहीं या सभी, ठीक है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। अभी इसके पहले आपने थ्योरी वाले में पढ़ा था। बिहार टेट में ये 2022 में प्रश्न आपको निकल के आया हुआ है। पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, वह हरे पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर रहता है कहलाता है, ठीक है। वह जंतु, वह प्राणी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, सबसे पहले तो उसको, जो अपने बनाता है उसको स्वपोषण कहते हैं, और जो नहीं बना सकता उसको परपोषण कहते हैं। तो राइट आंसर परपोषण होगा। यूपी टेट 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो ये 49 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है आपको बताना है, ठीक है। स्वपोषण का, परजीवी का, हरित लवक का, कोई नहीं, ठीक है। देखिए कितना बार प्रश्न पूछा गया है। यूपी टेट 2016 में, CG टेट 2013 में, जे टेट 2013 में। अमरबेल किसका उदाहरण है, ठीक है। अमरबेल के बारे में अभी हमने आपको बहुत अच्छा तरह से बताया कि अमरबेल जो होता है वो पौधों पर क्या होते हैं, लोग जड़ के रूप में उसको फेंक देते हैं। देखिएगा फेंका हुआ रहता है ऊपर, पीला पीला टाइप के, इसी गुच्छा टाइप के लटका हुआ रहता है। ये अमरबेल क्या करते हैं, तो हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। हरे पेड़ पौधे से लेते हैं, ये परजीवी हैं। तो ये परजीवी हैं, तो अमरबेल जो है परजीवी पादप का उदाहरण है, ठीक है। मृतजीवी परपोषी का उदाहरण है। मृतजीवी परपोषी का उदाहरण कौन है? फफूंद, कुकुरमुत्ता, मशरूम या सभी, ठीक है। मृतजीवी परपोषी का उदाहरण इसमें से सभी होंगे। बिहार टेट 2012 का प्रश्न ये हुआ। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पौधा, परपोषी पौधा, कीटभक्षी पौधा या कोई नहीं, ठीक है। तो ऐसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसको देखिए हम लोग कीटभक्षी पौधा कहते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे घटपर्णी को, कभी कभी आप जाके ये 7 क्लास में देखिएगा, इस तरह का आपको फिगर मिलेगा, ठीक है, इस तरह का फिगर मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई पौधा आता है सीधे, अगर कोई कीड़ा आता है सीधे नीचे को आ जाता है, ठीक है, और ये यहाँ से बंद हो जाता है। तो यही घटपर्णी है, ठीक है, घटपर्णी है। और इस पौधा का नाम है कीटभक्षी पौधा। याद रखिएगा, बहुत बार ये पौधा आया हुआ है नाम, घटपर्णी का नाम, ठीक है। और ये उत्तराखंड टेट में 2016 में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ऐसा उस पौधा का नाम बतावें जो कि कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। वह कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के रूप में कीट को लेता है? जो भी कीट उसके आसपास आता है उसको भोजन के रूप में कहते हैं। घटपर्णी पौधा या कलश का पौधा या पीचर प्लांट, सब एक ही नाम है। घटपर्णी कहिए या कलश पौधा कहिए या पीचर प्लांट कहिए। वेंडुला, कैंडिला, कोई नहीं, ठीक है। तो ये राइट आंसर ए है, घटपर्णी का पौधा जिसको कलश पौधा या पीचर प्लांट कहते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। MP टेट में 2021 में, CG टेट में 2016 में, बिहार टेट में 2013 में। देखिए प्रश्न का झड़ी है, इसलिए इसको एकदम भुलाइएगा नहीं, इसको याद करके जाइएगा, ठीक है। कीटभक्षी पौधे कीटों को भोजन के रूप में किस तत्व की आपूर्ति के लिए करते हैं, ठीक है। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे थे, ये कीट को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। आखिर किसकी पूर्ति के लिए ऐसा कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, कोई नहीं, ठीक है। तो कीटभक्षी पौधे कीटों को भोजन के रूप में किसके आपूर्ति के लिए करते हैं? तो नाइट्रोजन। ये उनको नाइट्रोजन का कमी रहता है, इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए उसका यहाँ पर क्या करते हैं, अपना आहार बनाते हैं, ठीक है। ये CG टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का क्या नाम है, ठीक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो स्थिर करके रखते हैं उस जीवाणु का क्या नाम है? राइजोबियम, नाइट्रोजन, अल्पवियम या कोई नहीं, ठीक है।
देखिए सीजी टेट 2018, एमपी टेट 2018। तो आप लोग जानते होंगे वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करते हैं? तो राइजोबियम नामक जीवाणु करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण राइजोबियम नामक जीवाणु करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो दलहनी पौधे की जड़ों में, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी आप सुने होंगे कि जो भूमि जो है अनुपजाऊ हो जाती है, तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर इस भूमि को उपजाऊ करने के लिए उसमें जो दलहनी पौधे लगा दीजिए, एक बार दलहनी पौधे लगा दीजिए और एक बार जो है वहाँ पर दूसरा पौधा लगा दीजिए। तो क्या करते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन यानी जमीन में नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, जो दूसरे पौधे की पूर्ति होते रहते हैं, ठीक है। तो ये दलहनी पौधे होते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उसके जीवाणु जो होते हैं उससे पाया जाता है, उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम को जरूर याद रखिएगा, यहाँ से पर्यावरण अध्ययन में निकल के आता है प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है चना मटर, अरहर मूंग, दलहन पौधे सभी, ठीक है। तो हमने अभी बताया था कि राइजोबियम नामक जीवाणु जो है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है और दलहनी पौधे में चना भी दलहन वाले पौधे हैं, दाल वाले पौधे हैं, मटर भी दाल बनता है, अरहर का भी दाल होता है, मूंग का भी दाल होता है, सभी दलहनी पौधे हैं। इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। सभी दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। एमपी टेट 2020 का ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। हरे पौधे द्वारा वातावरण से ली जाने वाली गैस का क्या नाम है? सीजी टेट 2018 में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए आप लोग कभी कभी पढ़े होंगे, हरे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो क्या करते हैं वायुमंडल में? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वह हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसी से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं आपको पता होगा कि पेड़ लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की खपत अधिक होगी, ठीक है। तो है क्या कि देखिए जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पर पेड़ पौधा अधिक होना चाहिए। लेकिन होता है जस्ट इसके अपोजिट, जहाँ पर जनसंख्या अधिक है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगा, पेड़ पौधा कम होगा। इसके कारण क्या होगा? वहाँ तापमान अधिक आपको मिलेगा, वहाँ तापमान अधिक होगा। इसलिए शहरों का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जस्ट उसके बने पर आप जैसे देहात में गाँव में घुसते हैं वहाँ का तापमान कुछ न कुछ आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हरे पेड़ पौधे द्वारा वातावरण से कौन सी गैस ली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है हरे पेड़ पौधों के द्वारा, ठीक है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होती है? जब हरे पेड़ पौधे यहाँ पर भोजन बना लेते हैं तो भोजन बनाने के बाद भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते क्या हैं? तो इसीलिए लोग हरे पेड़ पौधे के नीचे सोते हैं। वे क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन सी गैस मुक्त होगी? उस गैस का नाम ऑक्सीजन होगा। यूपी टेट 2019 में होगा और ये प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई है, ठीक है। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, जो अभी तक 1 से 5 के लिए नहीं जुड़े हैं, अगर केवल पर्यावरण अध्ययन लेना चाहते हैं उनको 150 रुपये में पूरे टॉपिक आपको मिलेंगे। और उसके बाद जो है आपको जो पूरे क्लासेस जुड़ करके सभी क्लासेस करना चाहते हैं क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके, तो उनको 500 रुपये में 1 से 5 में उनका एडमिशन लिया जाता है, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर 1 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन, मैथ, CDP, हिंदी, इंग्लिश सभी चीज़ें आपको बताई जाएगी क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सिर्फ 500 रुपये में। और नहीं तो आप सिर्फ अगर चाहते हैं कि पर्यावरण का हमको PDF सारा मिले और वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये में यहाँ से दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये यूपी टेट 2019 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ कौन सा है? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या सभी, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सूर्य का प्रकाश का भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी हो सकता है, जल का भी हो सकता है, सभी, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, ये पंजाब टेट 2015 का प्रश्न है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, छाया में रात के समय, जल की उपस्थिति में या कोई नहीं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब संपादित होती है? तो ये दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर 1 से 5 शिक्षक के लिए सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ से जुड़ करके कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।